नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी का कम्युनिटी कलर्स के इस फ्रेश एपिसोड में स्वागत है। मेरा नाम है आरजे गौरी और आप इस वक्त सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। दोस्तों, कम्युनिटी कलर्स के हर एक एपिसोड के साथ हमारी ये पूरी कोशिश रहती है कि आप तक हम ऐसी न्यूज़, ऐसी जानकारी पहुंचा पाएं जिसका सीधा लाभ आप उठा सके। ये प्रोग्राम डेडिकेटेड है डिसेबिलिटी सेक्टर से जुड़ी खबरों के लिए। इसी तरह के नए नवेले डेडिकेटेड प्रोग्राम्स भी आप रेडियो उड़ान पर सुनते रहते हैं। साथ ही साथ रेडियो उड़ान आपके लिए लेकर आता है निरंतर मनोरंजन का एक ऐसा मौका जिसे आप चूक नहीं पाएंगे। दोस्तों, हाल फिलहाल के दिनों में गर्मी बढ़ती जा रही है। भारत में समर्स शुरू हो रहे हैं, तो हम आशा करते हैं कि गर्मी के इस मौसम में आप अपना पूरा ध्यान रख रहे होंगे। धूप में निकलने से पहले बॉडी कवर कर रहे होंगे, अपनी हाइड्रेशन लेवल का, पानी पीने का पूरा ध्यान रख रहे होंगे। दोस्तों, जिस तरह आप अपने शरीर का ख्याल रखते हैं, अपने माइंड का ख्याल भी जरूर रखें। और बात चल रही है माइंड की, तो इसे अपडेट करने के लिए हम लेकर आए हैं आज का कम्युनिटी कलर्स प्रोग्राम, जहां पर हम डिसेबिलिटी सेक्टर से जुड़ी खबरें, जॉब अलर्ट्स और साथ ही साथ सुनने वाले हैं DPWD डिपार्टमेंट की तरफ से सोशल मीडिया अपडेट्स भी। अगर आपने अभी तक रेडियो उड़ान की ऐप डाउनलोड नहीं की है तो इसे तुरंत फटाफट से आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर या ऐप स्टोर के माध्यम से। दोस्तों, रेडियो उड़ान थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स जैसे कि गूगल, एलेक्सा, ट्यून इन पे भी सुना जा सकता है। इसे लाइव सुनने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.radioudan.com को। साथ ही आशा करते हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी आप रेडियो उड़ान को खूब फॉलो कर रहे होंगे, जिसके द्वारा आपको चैनल से जुड़ी सारी अपडेट्स समय समय से मिलती रहती हैं। तो दोस्तों, बिना समय गवाए आइए शुरुआत करते हैं आज के प्रोग्राम की। सुनते हैं आज के न्यूज की हेडलाइंस। स्पीकर ने मुख्य सचिव को दिव्यांग व्यक्तियों के लिए नौकरी की पहचान में तेजी लाने के दिए निर्देश। दबंग विकलांग आरोपी ने वकील पर किया जानलेवा हमला, कानपुर में वकील की हत्या। अपनी विधानसभा की कार्यवाही सांकेतिक भाषा में प्रसारित करने वाला पहला राज्य बना पंजाब। 26 लाख से भी ज्यादा दिव्यांगों को मनरेगा से मिलेगा रोजगार। सुनेंगे NFB की तरफ से आ रहा जॉब अलर्ट। सुनेंगे एक्सेसिबल टूरिज्म यानी कि सुलभ पर्यटन पर भारत की तैयारी के बारे में। दिल्ली में बढ़ाई गई है 3 तरह की पेंशन। अडानी समूह के दिव्यांग एम्प्लॉय ने की व्हील चेयर पर बंजी जंपिंग। भारतीय दिव्यांग क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान आशीष श्रीवास्तव को मिला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स में अभी आपने सुनी आज के शो की हेडलाइंस। प्रोग्राम में अब समय हो चला है आगे बढ़ने का, तो बिना वक्त गवाए आइए सुनते हैं डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन। दोस्तों, खबर सुनते हैं विधानसभा से। खबर रायपुर से। दिव्यांग व्यक्तियों के लिए अधिकार अधिनियम 2016 के कार्यान्वयन में तेजी लाने के उद्देश्य से विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने मुख्य सचिव को दिव्यांग जनों के लिए नौकरी के पदों की पहचान 6 महीने के भीतर पूरी करने के निर्देश दिए। ये निर्देश विधानसभा में एक गहन बहस के बीच आया, जो कि भाजपा विधायक प्रबोध मिंज द्वारा 2016 अधिनियम को लागू करने में लंबे समय से हो रही देरी के बारे में पूछे गए सवाल पर छिड़ी थी। विधानसभा अध्यक्ष ने चिंता जताते हुए कहा कि मुख्य सचिव को इस बात पर विचार करना चाहिए कि सरकारी विभागों में दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित पदों के लिए पात्र दिव्यांगजनों की पहचान में देरी क्यों हो रही है। अधिनियम को अस्तित्व में आए 9 साल हो चुके हैं, फिर भी सरकारी विभागों में पदोन्नति या नियुक्ति के लिए पात्र दिव्यांगजनों की पहचान प्रक्रिया क्यों नहीं हो रही। इससे पहले भाजपा विधायक मिंज ने गुरुवार को विधानसभा के प्रश्नकाल के दौरान पद पहचान और भर्ती दोनों में ही प्रगति की कमी को उजागर किया था और इसमें होने वाली देरी के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया था। महिला एवं बाल विकास कल्याण मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने अपने जवाब में देरी के लिए विभिन्न सरकारी विभागों से राय लेने की चल रही प्रक्रिया को जिम्मेदार बताया।
दोस्तों, विधानसभा के सदस्यों ने दिव्यांग समुदाय की लंबे समय से चली आ रही शिकायतों को दूर करने की दिशा में स्पीकर के निर्देश को एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। दोस्तों, अब शो में सुनते हैं एक बहुत ही दुखद खबर जो कि आती है कानपुर से। कानपुर में एक मामूली पार्किंग के विवाद ने एक युवा अधिवक्ता की जान ले ली है। विकलांग आरोपी धीरज तिवारी ने अपनी गाड़ियों को गलत तरीके से खड़े होने पर विवाद करने वाले अधिवक्ता राजेश सिंह पर बैसाखी से हमला किया, जिससे कि राजेश की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के कानपुर में इस विकलांग दबंग ने गाड़ी खड़ी करने को लेकर हुई मामूली विवाद में युवा अधिवक्ता की हत्या कर दी। पहले पुलिस ने पूरे मामले को मामूली समझा था, लेकिन जब अधिवक्ता की मौत हो गई तो पुलिस हरकत में आ गई। मुकदमा दर्ज करके आरोपी दबंग की तलाश शुरू की गई। पुलिस के अनुसार जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अधिवक्ता की हत्या की खबर सुन के वकीलों में भी आक्रोश है। कानपुर में अधिवक्ता राजेश सिंह कल्याणपुर में रहते हैं। जानकारी के अनुसार सोमवार देर रात राजेश सिंह अपने परिवार के साथ बाहर गए हुए थे। वहीं वापस घर आते समय उनके घर से मात्र 100 मीटर की दूरी पर रहने वाले धीरज तिवारी ने अपनी गाड़ियां खड़ी कर दी थी। धीरज गाड़ियों को किराए पर चलाने का काम करते हैं। उनकी गाड़ियां गलत तरीके से खड़ी थी, इसीलिए राजेश ने धीरज के घर की घंटी बजाई और गाड़ी को सही पार्क करने के लिए कहा, जिससे कि उनकी गाड़ी निकल पाए। धीरज ने बाहर आकर गाड़ियां हटाई तो नहीं, लेकिन राजेश ने दोबारा घंटी बजाने के बाद धीरज ने गुस्से से बाहर आकर राजेश ने इसका विरोध किया। धीरज, जो एक पैर से विकलांग है, उन्होंने अपनी बैसाखी से राजेश के सर पर ताबड़तोड़ वार कर दिया। ये देखकर राजेश के बच्चे और पत्नी ने उन्हें छोड़ देने की गुहार लगाई, लेकिन धीरज लगातार वार करता रहा। आनंद फानंद में राजेश के घर वाले उसको पास के नर्सिंग होम में ले गए, जहां के इलाज के दौरान राजेश की मृत्यु हो गई। जब पुलिस को मामले की जानकारी हुई तो इसे मामूली मारपीट की घटना समझकर धीरज को हिरासत में लेने के बाद छोड़ दिया गया था, लेकिन बाद में जब राजेश की मौत हो गई तो पुलिस हरकत में आई। तब तक हत्या का आरोपी दबंग विकलांग धीरज अपने परिवार को लेकर फरार हो चुका था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके धीरज की तलाश शुरू कर दी है। लोगों के अनुसार धीरज के ऊपर पहले से एक हत्या का मुकदमा चल रहा है। दोस्तों, खबर सुनते हैं पंजाब की विधानसभा से। पंजाब अब भारत का ऐसा पहला राज्य बन चुका है जिसने कि अपनी विधानसभा की कार्यवाही सांकेतिक भाषा में प्रसारित की है। ये जानकारी पंजाब सरकार की सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉक्टर बलजीत कौर ने दी है। इस अनूठी पहल से पंजाब विधानसभा की कार्यवाही सुनने बोलने में अक्षम लोगों के लिए सुलभ हो सकती है। उन्हें सरकारी नीतियों और विधायी चर्चाओं के बारे में जागरूक किया जा सकता है। राज्यपाल के भाषण का सांकेतिक भाषा में प्रसारण किया गया। पंजाब विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत में राज्यपाल के भाषण का पारंपरिक रूप से सांकेतिक भाषा में प्रसारण किया गया। दोस्तों, सदन की विधायी कार्यवाही के महत्वपूर्ण अंशों को प्रसारित करने की पहल राज्य सरकार के सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के दिमाग की उपज थी। मंत्रालय ने दिव्यांग व्यक्तियों के आधार अधिनियम 2016 की धारा 40 के तहत ये कदम उठाया। अधिनियम की धारा 40 में सरकार को दिव्यांग व्यक्तियों के लिए संचार प्रणाली सुलभ बनाने का प्रावधान है। 16वीं पंजाब विधानसभा के अध्यक्ष कुलतार सिंह संधवान ने मंत्रालय के इस प्रस्ताव को मंजूरी दी और इसे विधानसभा के मौजूदा सत्र के दौरान पेश किया गया। पंजाब विधानसभा ने राज्यपाल के अभिभाषण, बजट सत्र और अन्य महत्वपूर्ण चर्चाओं को सांकेतिक भाषा में प्रसारित करने का फैसला किया। दोस्तों, आपको बता दें कि पंजाब के राज्यपाल हैं श्री गुलाब चंद कटारिया, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान जी। दोस्तों, दरअसल 23 सितंबर को सांकेतिक भाषा दिवस मनाया जाता है। दुनिया में इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कहा जाता है, लेकिन 23 मार्च को संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व बधिर महासंघ की स्थापना के उपलक्ष्य में चुना गया था। और आपको ये भी याद दिला दे कि 2024 में सांकेतिक भाषा दिवस का विषय सपोर्ट साइन लैंग्वेज राइट्स था। ये दिन हितधारकों, नागरिकों, सेवा प्रदान करने वाली एजेंसियों, सुनने बोलने में अक्षम लोगों के लिए स्कूलों, गैर सरकारी संगठनों, कार्यकर्ताओं, सुनने बोलने में अक्षम नेताओं, शिक्षकों, शोधकर्ताओं आदि को एक साथ लेने के लिए मनाया जाता है, ताकि सुनने बोलने में अक्षम लोगों के लिए सांकेतिक भाषा की उपयोगिता के बारे में सकारात्मक जागरूकता पैदा की जा सके।
दोस्तों, खबर सुनते हैं लखनऊ से। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने जानकारी देते हुए बताया है कि ग्राम्य विकास विभाग की तमाम योजनाओं में उत्तर प्रदेश देश में टॉप पर है और कई योजनाओं में उत्कृष्ट कार्यों के लिए भारत सरकार द्वारा पुरस्कृत भी किया जा चुका है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में महात्मा गांधी नरेगा योजना महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 में अब तक मनरेगा योजना के अंतर्गत धनराशि का व्यय, मानव दिवस सृजन, 100 दिवस का रोजगार, अमृत सरोवर निर्माण, एरिया ऑफिसर ऐप के माध्यम से निरीक्षण आदि बिंदुओं पर उत्तर प्रदेश देश में सबसे आगे है और पहले पायदान पर खड़ा है। प्रदेश में वर्तमान सरकार के 8 साल पूरे हो चुके हैं। बताया गया है कि बीते 8 वर्षों की बात करें तो मनरेगा योजना के अंतर्गत किए जाने वाले कार्यों पर वित्तीय वर्ष 2017-18 से अब तक 73,129 करोड़ से ज्यादा की धनराशि व्यय हो चुकी है। शारीरिक रूप से दिव्यांग जनों के लिए मनरेगा योजना वरदान साबित हो रही है। आंकड़े बताते हैं कि बीते 8 वर्षों में 1.26 लाख से भी ज्यादा दिव्यांगजनों को योजना के अंतर्गत रोजगार उपलब्ध कराया गया है। दोस्तों, सुनते हैं आज का जॉब अलर्ट। न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि NPCI ने 391 विभिन्न अधिकारियों की भर्ती के लिए VI के लिए 9 रिक्तियां आरक्षित की हैं। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है 1 अप्रैल 2025। तो याद रहे, आपका आवेदन 1 अप्रैल 2025 से पहले मिल जाना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए आप विजिट करें www.npcilcareers.co.in पर। याद रहे www.npcilcareers.co.in पर। बैरियर ब्रेक में जॉब के अवसर के बारे में सुनते हैं डिटेल्स। दोस्तों, बैरियर ब्रेक पूरे भारत में रिमोट और मुंबई में हाइब्रिड गोरेगांव ईस्ट में कई पदों के लिए भर्ती कर रहा है, जिनमें शामिल हैं एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग के लिए 1 से 3 साल के अनुभव के लिए 8 पद रिमोट या हाइब्रिड वर्क, तकनीकी भूमिकाएं यानी टेक रोल्स के लिए 2 से लेकर 5 साल का अनुभव मुंबई में हाइब्रिड वर्क टाइप, फ्रंट एंड डेवलपर, बैक एंड या फुल स्टैक डेवलपर, डीवॉप्स इंजीनियर, AI/ML इंजीनियर, एक्सेसिबिलिटी डेवलपर और कुछ अन्य पद मुंबई में हाइब्रिड ओपनिंग के लिए आए हैं। इसके साथ ही बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव, जूनियर अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव, इन पदों के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। आप अपना रिज्यूमे HR@barrierbreak.com पर भेजें। याद रहे HR@barrierbreak.com पर। नोट: मुंबई स्थित उम्मीदवार केवल हाइब्रिड भूमिकाओं के लिए अप्लाई करें। दोस्तों, न्यूज बुलेटिन इसी तरह जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। रेडियो उड़ान में आपका स्वागत है। आज का शो है चौंक गए आप भी? आपने सही समझा। अब रेडियो उड़ान सुने फोन पर भी, वो भी बिना इंटरनेट के। कैसे? श्रवण ऑडियो लाइब्रेरी के साथ। डायल करें 0807117521 पर। इंस्ट्रक्शंस फॉलो करें और सुने आपका अपना फेवरेट शो रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ, अब एक फोन कॉल दूर। Shravan Audio Library is an initiative by National Association for the Blind Delhi in association with United Way Delhi. हिडन वॉइसेस की तरफ से आप सभी का स्वागत। हिडन वॉइसेस, एक दृष्टि एक आवाज, और इसने पूरे भारत में दृष्टिबाधित और आर्थिक रूप से विकलांग बच्चों और वयस्कों को किताबों की दुनिया खोलकर सशक्त बनाने के लिए 1000 से भी अधिक छिपी हुई आवाजों को मिलाया है। 28 अप्रैल 2019 को देवी कृष्णा द्वारा स्थापित और सुश्री मैत्री राजदेव द्वारा सह संस्थापित हिडन वॉइसेस एक अद्वितीय रीडिंग चैरिटी है। देवी एक अनुभवी मनोचिकित्सक और काउंसलर है और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की एक दक्ष प्रबंधक है। देवी ने पूरे भारत के विभिन्न भाषाओं के स्वयंसेवकों को दृष्टिबाधितों के लिए ऑडियो किताब पढ़ने और बनाने के लिए तैयार किया है।
एक भागीदार के रूप में श्री सुधीश पी और इसके अध्यक्ष के रूप में सुश्री सिंसी थॉमस के साथ हिडन वॉइसेस के अब कुल 1,500 से भी अधिक इन हाउस पाठक है और ये JNU, पुणे और दक्षिण भारत स्थित कई क्लबों से जुड़ा हुआ है, जिसके चलते अब हिडन वॉइसेस के पास 3,000 से भी अधिक पाठक है। इसमें सबसे छोटे पाठक 5 साल की उम्र से लेकर सबसे बड़े पाठक 82 साल के अनुभव वाले स्वयंसेवक है। पाठकों को उम्र और चुनी गई भाषा के अनुसार ग्रुप्स में बांट दिया जाता है। हिडन वॉइसेस के पास अब लगभग 20 भाषाओं में जानकारी पूर्ण और काल्पनिक दोनों ही तरह की पुस्तकों की एक सूची तैयार है। इन ऑडियो पुस्तकों का उपयोग विभिन्न संस्थानों और समूहों जैसे कि फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे, लिट द लाइट, द्युति, मद्रास क्लब आदि द्वारा किया गया है। इस कार्यक्रम ने 50,000 से भी अधिक लोगों की जिंदगी को समृद्ध बनाया है। अधिक जानकारी के लिए हमें ईमेल करें hiddenvoices2020@gmail.com पर। वैसे तो आपको हर चीज में प्रोटेक्शन चाहिए। धूप में निकलने से पहले सनस्क्रीन के साथ रेडी रहते हो, क्रिकेट खेलने से पहले नी पैड्स लगाते हो और सोने से पहले मच्छरदानी लगाकर सोते हो। तो बात जब हाथों के जर्म्स की हो तभी प्रोटेक्शन गायब क्यों? इसीलिए सेवलॉन स्वस्थ इंडिया कहता है, अगर जर्म्स और बीमारियों से रखनी हो दूरी, खाने से पहले हैंड वॉश जरूरी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। न्यूज बुलेटिन जारी है, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दोस्तों, अब बारी है ये रिपोर्ट सुनने की जो कि आती है सुलभ पर्यटन के विषय पर। सुलभ पर्यटन यानी कि एक्सेसिबल टूरिज्म दिव्यांगों से लेकर बुजुर्गों तक सभी के लिए पर्यटन को सुविधाजनक बनाने का विचार है और ये भारत के लिए महत्वपूर्ण आर्थिक अवसर प्रदान करता है। इस अवसर के बारे में बात करते हुए IATO उत्तर प्रदेश चैप्टर के अध्यक्ष और टॉर्नोस और NDMC के अध्यक्ष और CEO प्रतीक हीरा ने कहा कि पहुंच केवल विकलांग व्यक्तियों को सुविधा प्रदान करने तक सीमित नहीं है, बल्कि वास्तव में ये सामान्य रूप से समाज की विचारशीलता और समावेशिता का एक बैरोमीटर होती है। दोस्तों, भारतीय कानून सभी के लिए सुलभता को अनिवार्य बनाता है, लेकिन क्या कानूनी घोषणाओं से हमेशा समाज में चेतना तब्दील होती है? जब तक हम सामाजिक रूप से जागरूक नहीं होंगे, विकलांग व्यक्तियों को शामिल नहीं कर पाएंगे, सुलभ भारत नहीं बना सकेंगे। तो आइए जानते हैं कि सुलभ पर्यटन में ऐसी कौन सी चुनौतियां हैं जो भारत के लिए इसे मुश्किल बना रही हैं। बुनियादी ढांचे की समस्याएं हर जगह है। परिवहन के दुर्गम साधनों के अलावा सुलभता के बारे में लोगों की मानसिकता बदलना जरूरी है। भारत सबसे अधिक आबादी वाला देश है। आंकड़ों से पता चलता है कि जनसंख्या का 5 से 6% हिस्सा विकलांग व्यक्तियों का है। हालांकि ये आंकड़ा संभवतः कम है क्योंकि कई लोग आधिकारिक रूप से पंजीकृत ही नहीं होते। इसमें वरिष्ठ नागरिक भी शामिल हैं, जिन्हें भी सुलभता की जरूरत होती है। इस मुद्दे पर आतिथ्य यानी कि हॉस्पिटैलिटी का दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हुए आम घाटी वन्यजीव रिसोर्ट के प्रबंधक, भागीदार और उपाध्यक्ष वाणिज्यिक गौरव मुदगल कहते हैं कि मौजूदा संपत्तियों, विशेष रूप से विरासत संपत्तियों को सभी के लिए सुलभ बनाने के लिए उनका नवीनीकरण करना एक महत्वपूर्ण चुनौती है। मानसिकता में बदलाव की जरूरत है और सुलभता को निर्मित वास्तुकला में समाहित करने की आवश्यकता है। दोस्तों, भारत के संदर्भ में सुलभ पर्यटन की वर्तमान स्थिति को देखा जाए तो बहुत कुछ करने की जरूरत है। IATO के अध्यक्ष उदय टूर्स एंड ट्रैवल्स के निदेशक राजीव मेहरा ने केरल का उल्लेख एक सकारात्मक उदाहरण के रूप में किया, जो बाधा मुक्त केरल पर्यटन योजना को लागू करने वाला पहला राज्य है। उन्होंने पर्यटन मंत्रालय के प्रयासों पर प्रकाश डाला, जिसमें कि बाधा मुक्त सुविधाओं के लिए दिशा निर्देश और सुलभ स्मारकों के लिए पुरस्कार शामिल हैं। उन्होंने कहा कि यात्रा के अपने सपने को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे दिव्यांग व्यक्तियों के लिए एक उम्मीद की किरण उभरी है। केरल भारत का पहला राज्य है जो दिव्यांगों और बुजुर्गों दोनों ही के लिए अनुकूल बनने में काफी हद तक अग्रसर है, जिसने पर्यटन केंद्रों पर भी सभी बुनियादी ढांचे और सुविधाएं स्थापित की हैं। IATO मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ चैप्टर के अध्यक्ष, ट्रैवल इंडिया टूरिज्म के प्रबंधक निदेशक
महेंद्र प्रताप सिंह ने कहा है कि दिल्ली और आगरा के ताजमहल जैसे कुछ शहरों और गंतव्यों ने प्रगति तो की है, लेकिन मध्य प्रदेश और बिहार जैसे कई ग्रामीण क्षेत्रों और कम देखे जाने वाले राज्यों में बहुत अधिक प्रयासों की जरूरत है। तो इसके बारे में संभावित समाधान क्या हो सकता है? भारत को सुलभता में अग्रणी के रूप में देखते हुए हीरा जी ने जोर देकर कहा है कि इसके लिए व्यापक सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक चेतना की जरूरत है। एक ऐसा परिवर्तन जो समाज के हर पहलू में व्याप्त हो। सही रणनीतियां और इरादों के साथ भारत में एक सुलभ पर्यटन स्थल बनाने की क्षमता है। सुलभ स्थलों को बढ़ावा देना और सार्वजनिक निजी भागीदारों को बढ़ावा देना इसके लिए जरूरी है। सुलभता होटल्स के लिए एक महत्वपूर्ण अंतर बन सकती है। होटल्स को दिए जाने वाले दिशा निर्देशों में सुलभता को शामिल करना सकारात्मक कदम है। विभिन्न क्षमताओं वाले लोगों के लिए होटल्स को सुलभ बनाने की शर्त को 4 और 5 सितारा श्रेणी के होटल्स की स्वीकृति और वर्गीकरण के लिए MOT के दिशा निर्देशों में शामिल किया गया है। दोस्तों, खबर सुनते हैं राजधानी दिल्ली से। दिल्ली का बजट देश की राजधानी के गरीब जरूरतमंद लोगों के लिए खुशखबरी लेकर आया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली के बजट में चुनाव से पहले किए गए वादे को निभाते हुए पेंशन को बढ़ा दिया है। सीएम रेखा गुप्ता ने वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। नए वित्तीय वर्ष से बढ़ी हुई पेंशन मिल सकेगी। इन सभी योजनाओं के लिए सरकार ने 3,227 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री ने सामाजिक सुरक्षा एवं जन कल्याण के लिए कुल 10,047 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। इनमें समाज कल्याण विभाग, महिला एवं बाल विकास और SC ST OBC विभाग के लिए 9,780 करोड़ रुपए आवंटित है। दिल्ली में अब वृद्धावस्था पेंशन 60 से 69 साल के लोगों के लिए 2,500 और 70 साल से अधिक के बुजुर्गों के लिए 3,000 रुपए कर दी गई है तथा विधवा और दिव्यांगजन पेंशन में भी 500 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। दोस्तों, अब खबर सुनते हैं अडानी समूह के एक कर्मचारी के बारे में। अडानी समूह के एक कर्मचारी ने उत्तराखंड के ऋषिकेश में बंजी जंपिंग की है, लेकिन खास बात तो ये है कि बंजी जंपिंग करने वाले मेहता दिव्यांग हैं। उन्होंने व्हील चेयर पर बैठे बैठे ही छलांग लगा दी। उनके इस कदम की अडानी समूह के प्रमुख गौतम अडानी ने काफी तारीफ की है। मेहता के बंजी जंपिंग का ये वीडियो शेयर करते हुए गौतम अडानी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लिखा है कि अधिकांश लोग इसे रोमांच के लिए करते हैं, लेकिन हमारे ग्रुप के कर्मचारी के मेहता ने इसे एक मैसेज देने के लिए किया है। ऋषिकेश की ऊंचाइयों में अपनी व्हील चेयर में बंधे हुए के मेहता ने छलांग लगाई। उनकी इस छलांग ने दुनिया को बता दिया कि कोई भी मुश्किल या डर आपकी इच्छा शक्ति को नहीं रोक सकता है। गौतम अडानी ने लिखा है कि आपने हमें प्रेरित भर ही नहीं किया है, बल्कि आपने ये करके दिखाया है कि अडानी होने का मतलब क्या होता है। हम करके दिखाते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि बंजी जंपिंग एक एडवेंचर स्पोर्ट है जिसमें कि व्यक्ति बड़ी रस्सी से बंधे होने के बाद ऊंचाई से कूदता है। अडानी ग्रुप के कर्मचारी के मेहता ने बंजी जंपिंग का ये रोमांचक स्टंट ऋषिकेश के मशहूर बंजी जंपिंग पॉइंट से किया, जहां के कई फीट की ऊंचाई से छलांग लगाई जाती है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों के बीच जैसे ही उन्होंने जंप लगाया, वहां पर मौजूद दर्शक हैरान रह गए और तालियों की गड़गड़ाहट से उनका हौसला बढ़ाया। दोस्तों, सोशल मीडिया पर जैसे ही गौतम अडानी ने इस वीडियो को शेयर किया, वैसे ही कई हजार लोगों ने इसे देखा और लाइक किया। इसके बाद यूजर्स ने मेहता की जमकर तारीफ भी की। एक यूजर ने लिखा है, हम अडानी ग्रुप वाले कहते नहीं करके दिखाते हैं। और एक यूजर ने लिखा है कि बंजी जंपिंग वैसे ही इतना हौसले वाला काम है, व्हील चेयर पर तो ये और मुश्किल हो जाता है। तो वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा है कि क्या बात है के मेहता, आपने हम सभी का हौसला बढ़ा दिया। दोस्तों, खबर सुनते हैं जौनपुर से। भारतीय दिव्यांग क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और वर्तमान में मुख्य चयनकर्ता आशीष कुमार श्रीवास्तव को दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है। यह सम्मान उन्हें 23 वर्षों के शानदार क्रिकेट करियर और दिव्यांग क्रिकेट के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए दिया गया। हर साल ये पुरस्कार पूरे भारत से किसी एक व्यक्ति को दिया जाता है जिसने दिव्यांग क्रिकेट में विशेष योगदान दिया हो।
आशीष श्रीवास्तव, जो जौनपुर के बाजितपुर उत्तरी मोहल्ले में रहने वाले हैं, को ये सम्मान मिलने से जिले में खुशी का माहौल है। उन्होंने इस उपलब्धि को अपने जिले और देश के दिव्यांग क्रिकेटरों को समर्पित किया है और कहा है कि ये मेरे लिए गर्व की बात है कि मुझे ये प्रतिष्ठित पुरस्कार मिल रहा है। ये सम्मान केवल मेरा नहीं बल्कि जौनपुर और देश के दिव्यांग क्रिकेटर्स की मेहनत का नतीजा है। दोस्तों, आशीष श्रीवास्तव ने अपने क्रिकेट करियर में कई उपलब्धियां हासिल की हैं। भारतीय दिव्यांग क्रिकेट टीम की कप्तानी करते हुए उन्होंने टीम को कई अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय मुकाबलों में जीत दिलाई है। उनकी क्रिकेट में निपुणता और नेतृत्व क्षमता के कारण उन्हें टीम का मुख्य चयनकर्ता नियुक्त किया गया। उनकी मेहनत और समर्पण ने दिव्यांग क्रिकेट को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। उन्होंने अपने क्रिकेट करियर में हमेशा दिव्यांग खिलाड़ियों को प्रेरित किया है और उनके अधिकारों के लिए आवाज उठाई है। उनका मानना है कि दिव्यांग खिलाड़ियों को समान अवसर मिलने चाहिए और उनके लिए खेल सुविधाओं में सुधार होना चाहिए। दोस्तों, आप सभी का तहे दिल से फिर से एक बार स्वागत है प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स में, जहां पर हम सुनते हैं डिसेबिलिटी जगत से आ रही तमाम लेटेस्ट खबरें, तमाम लेटेस्ट अपडेट्स, जिसके बाद शो में बारी आती है DPWD MSJE सोशल मीडिया अपडेट्स की। तो आइए शुरू करते हैं आज के DPWD MSJE सोशल मीडिया अपडेट्स सेक्शन को और देखते हैं कि दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग ने कौन सी अपडेट्स अपने सोशल मीडिया पर कवर की है, जिनके माध्यम से वे सोशल मीडिया पर दिव्यांग जनों से जुड़े हैं। इस पोस्ट में दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग लिखते हैं वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे के बारे में। 21 मार्च, जी हाँ दोस्तों, 21 मार्च 2025 को मनाया गया वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे। इसके बारे में एक ग्राफिक साझा करते हुए डिपार्टमेंट ने मैसेज दिया है, डिफरेंट इज नॉट लेस। Every person with Down syndrome brings a unique light into the world, one filled with joy, love and limitless potential. विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस की शुभकामनाएं। हर साल 21 मार्च को डाउन सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्तियों की विशिष्टता, ताकत और क्षमता का जश्न मनाया जाता है। इस साल आइए हम भी सभी के लिए समावेश, सम्मान और सशक्तिकरण के संदेश को बढ़ावा दें, चाहे उनकी क्षमताएं जो भी हों। हम सब मिलकर एक ऐसी दुनिया बना सकते हैं जहां हर कोई शामिल हो। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हाल ही में पर्पल फेस्ट 2025 भी राष्ट्रपति भवन में मनाया गया। इससे जुड़ी तमाम अपडेट्स डिपार्टमेंट ने अपने सोशल मीडिया पेजेस पर शेयर की हैं। इन्हीं में से आइए पढ़ते हैं पहली अपडेट, जिसमें डिपार्टमेंट लिखते हैं #PurpleFest 2025 राष्ट्रपति भवन में 23,000 लोगों की शानदार भागीदारी के साथ शुरू हुआ। दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग MSJE द्वारा आयोजित बहुप्रतीक्षित पर्पल फेस्ट 2025 राष्ट्रपति भवन के अमृत उद्यान में उल्लेखनीय उत्साह के साथ शुरू हुआ, जिसमें के 23,500 प्रतिभागियों की प्रभावशाली भीड़ जुटी थी। इस कार्यक्रम में समावेशिता, सशक्तिकरण और प्रतिभा का जश्न मनाया गया, जिसमें कि दिव्यांग जनों के लिए अधिक सुलभ भविष्य को आकार देने के लिए विविध आवाजों, विचारकों और कॉर्पोरेट भागीदारों को एक साथ लाया गया। भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने इस अवसर पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और शाम के समय दिव्यांग जनों द्वारा सांस्कृतिक प्रदर्शन को देखा, जो समुदाय की असाधारण भावना और क्षमताओं को दर्शाता है। और दिन भर चलने वाला यह उत्सव जीवंत रंगों में सामने आया, जिसमें कि साहित्यिक चर्चाएं, खेल गतिविधियां और कॉर्पोरेट सहयोग की एक समृद्ध श्रृंखला शामिल थी, जिसका उद्देश्य एक समावेशी समाज को बढ़ावा देना था। पर्पल फेस्ट में आकर्षक सत्र आयोजित किए गए, जिनमें के लिटरेरी जोन के तहत निर्देशक से मिलिए और लेखक सत्र शामिल थे, जो कहानीकारों और फिल्म निर्माताओं की आवाज का जश्न मनाते थे। दिव्यांग एथलीटों की क्षमता को उजागर करने वाले ब्लाइंड क्रिकेट, बोचिया और व्हीलचेयर बास्केटबॉल जैसे अनुकूली खेल भी इसमें शामिल थे। माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार द्वारा अनावरण की गई कॉर्पोरेट और सामाजिक प्रभाव पहल विकलांग व्यक्तियों के लिए अवसरों के लिए एक नए युग को चिन्हित करती है। दोस्तों, इस कार्यक्रम में टाटा पावर, अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन, द हंस फाउंडेशन, टेक महिंद्रा फाउंडेशन और अन्य प्रमुख हितधारकों के साथ अभूतपूर्व साझेदारी की गई।
ये सहयोग दिव्यांगजनों के जीवन में स्थायी प्रभाव का मार्ग प्रशस्त करेगा, जो शिक्षा, कौशल, रोजगार और पहुंच पर ध्यान केंद्रित करेंगे। दोस्तों, इसी के साथ डिपार्टमेंट ने पर्पल फेस्ट से जुड़ी तमाम तस्वीरें इस पोस्ट के साथ साझा की है, जिसमें दिव्यांगजनों को बढ़ चढ़कर इस फेस्ट में हिस्सा लेते हुए देखा जा सकता है। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के मान्यवर अधिकारी भी स्टॉल्स और विविध उपक्रमों का जायजा लेते हुए नजर आते हैं। वे लोगों से भेंट करते हुए नजर आते हैं। पर्पल फेस्ट के बारे में आगे लिखते हुए दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग लिखते हैं, पर्पल फेस्ट 2025 की झलकियां, समावेशन, रचनात्मकता और आनंद का उत्सव। पर्पल फेस्ट 2025 सीखने और मौज मस्ती का एक जीवंत मिश्रण है। इंटरैक्टिव गेम्स में भाग लेना, साहित्यिक क्षेत्रों की खोज करना, पेंटिंग और कला के माध्यम से रचनात्मकता को व्यक्त करना, लूडो और टिक टैक टो के साथ ब्रेल की दुनिया का अनुभव करना, प्रतिभागियों को प्रसिद्ध निर्देशकों और लेखकों से मिलाना एक अनूठा अवसर प्रदान करता है, जिससे कि ये उत्सव सभी के लिए प्रेरणादायक और अविस्मरणीय अनुभव बन गया। दोस्तों, इसी के साथ डिपार्टमेंट ने एक वीडियो भी साझा किया है जिसमें कि पर्पल फेस्ट में अलग अलग उपक्रमों में दिव्यांगजन हिस्सा लेते हुए नजर आते हैं। डिपार्टमेंट आगे लिखते हैं कि समावेशिता, संस्कृति और प्रतिभा का ये एक जीवंत उत्सव मनमोहक प्रदर्शनों से लेकर दिल को छू लेने वाले पलों तक इस कार्यक्रम ने सशक्तिकरण और विविधता की भावना को प्रदर्शित किया। डिपार्टमेंट ने इस पोस्ट के साथ इस अविस्मरणीय सांस्कृतिक उत्सव की कुछ झलकियां भी पेश की है, जिसमें कि मंच पर नृत्य कला प्रदर्शित करती हुई दिव्यांग नृत्यांगनाएं, संगीत के माध्यम से अपनी कला को प्रस्तुत करते हुए सिंगर्स, मंच पर भारतीय शैली का नृत्य प्रस्तुत करते हुए डांसर्स तथा इन सभी का आनंद लेते हुए दिव्यांग बच्चे, कलाकार तथा प्रेक्षक गणों की भी तस्वीरें यहाँ पर साझा की गई हैं। दोस्तों, पर्पल फेस्ट में एक ऐसा मंच प्रदान किया गया जहाँ पे हर किसी को अपना हुनर दिखाने का मौका मिल सके। इसमें न केवल कला का प्रदर्शन किया गया बल्कि उत्साह की रोशनी खेलों पर भी डाली गई। इस साल का पर्पल फेस्ट एक अनूठा संगम था, जहाँ पर समावेश और उत्साह की रोशनी हर दिल को रोशन कर गई। फेस्ट के रंगारंग जुलूस में कई तरह के खेलों का आयोजन किया गया था, जहां पर दिव्यांग बच्चों ने अपनी प्रतिभा और जुनून से सभी का दिल जीत लिया। इन खेलों के समागम में खुशी, उत्साह और आत्मविश्वास की झलक देखने को मिली। डिपार्टमेंट आगे लिखते हैं, आइए इस जोश और जुनून से भरे पलों की कुछ झलकियों का आनंद ले। दोस्तों, इस पोस्ट के साथ खेल से जुड़ी कई प्रेरणादायक तस्वीरें भी डिपार्टमेंट ने साझा की है, जिसमें कि हम अधिकारियों को अपनी आंखों पर पट्टी बांधते हुए क्रिकेट का अनुभव लेते हुए देख सकते हैं। इसी के साथ पर्पल फेस्ट के दौरान आयोजित कई खेलों की तस्वीरें भी डिपार्टमेंट ने यहाँ पर साझा की है, जिसमें दिव्यांग बच्चों को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए देखा जा सकता है। खेलों में व्हील चेयर पर हिस्सा लेने वाले कई खिलाड़ी शामिल थे। तस्वीरें काफी उत्साहवर्धक नजर आती हैं। दोस्तों, इसी से जुड़ी एक अन्य पोस्ट के माध्यम से डिपार्टमेंट सूचित करना चाहते हैं कि 2025 का पर्पल फेस्ट समावेश का उत्सव रहा है। इस विशेष अवसर पर पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता और पद्म श्री मुरलीकांत पेटकर जी ने राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को अपने स्वर्ण पदक की प्रतिकृति भेंट की, जिससे कि खेल और समावेश का ये संगम और भी यादगार बन गया। दोस्तों, इस क्षण की तस्वीर साझा करते हुए डिपार्टमेंट ने तस्वीर के दाहिनी ओर एक मैसेज लिखते हुए कहा है, पर्पल फेस्ट 2025 वंचित वर्ग के प्रति संवेदनशीलता ही किसी देश या समाज की प्रतिष्ठा निर्धारित करती है। करुणा, समावेशिता और सद्भावना और सभ्यता के मूल्य रहे हैं। हमारे संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक न्याय, समानता और व्यक्ति की गरिमा की बात की गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। तो अपनी अगली पोस्ट के माध्यम से डिपार्टमेंट लिखते हैं, समावेश का उत्सव पर्पल फेस्ट 2025 में माननीय केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी ने दिव्यांगों को सशक्त बनने के लिए कई महत्वपूर्ण पहलों की शुरुआत की। इस अवसर पर दिव्यांग लोगों के लिए समान अवसर बनाने वाले अग्रणी उद्योग संगठनों को सम्मानित किया गया, जो कि समावेशी कार्यस्थलों के प्रति उनके योगदान को दर्शाता है। कार्यक्रम में ज्ञान और प्रेरणा के संयोजन के रूप में
विभिन्न पुस्तकों का विमोचन भी किया गया। पर्पल फेस्ट 2025 समान अवसर और समावेश की एक मजबूत पहल साबित होता है। दोस्तों, इस आयोजन से जुड़ी तमाम तस्वीरें भी डिपार्टमेंट ने इस पोस्ट के साथ साझा की हैं, जिसमें के कई मान्यवर और ऐसे लोग जिन्हें सराहना मिली है, ऐसे समूह उद्योग जिन्हें दिव्यांगजनों को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए सराहा गया है, इन लोगों को मंच पर देखा जा सकता है। अपने काम के लिए ये सराहना पाकर लोगों की जो खुशी है वो उनके चेहरों पर साफ नजर आती है। इसके बाद डिपार्टमेंट लिखते हैं, किताबों और कहानियों की दुनिया में एक यादगार सफर, जहां दिव्यांग बच्चों ने खेलों, सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और विभिन्न कार्यक्रमों का आनंद लिया, वहीं लिटरेरी जोन ने उन्हें साहित्य की जादुई दुनिया से परिचित भी कराया। दिन भर कहानियों की गूंज, शब्दों की दुनिया जीवंत हो उठी थी और साहित्य की बारीकियों से परिचय, ये सब इन जोन्स में देखने को मिल रहा था। बच्चों ने न केवल कहानियां सुनी बल्कि उनके साथ भावनाओं को महसूस किया, कल्पना में खोए और साहित्य के नए आयामों से जुड़े। दोस्तों, लिटरेरी जोन की खूबसूरत झलकियां भी इस समय डिपार्टमेंट ने साझा की है। पुस्तकों पर चर्चा के समय की तस्वीरें, बच्चों में कहानियां सुनते हुए बढ़ा हुआ उत्साह और इस विषय पर गंभीर चर्चा करते मान्यवर भी नजर आए। अपनी अगली पोस्ट में डिपार्टमेंट लिखते हैं, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के सचिव श्री राजेश अग्रवाल जी ने राष्ट्रपति भवन परिसर में आयोजित पर्पल फेस्ट 2025 में विभिन्न संगठनों द्वारा लगाए गए स्टॉल्स का दौरा किया। इस अवसर पर उन्होंने दिव्यांग बच्चों और दिव्यांगता क्षेत्र से जुड़े संगठनों के प्रतिनिधियों से बातचीत भी की। तो दोस्तों, ये तो था आज का दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग का सोशल मीडिया अपडेट सेक्शन। ये सेक्शन आपको कैसा लगता है? इससे जुड़ी जानकारी आपको लाभान्वित करती है या नहीं? इसके बारे में हमें जरूर लिख भेजें। आपकी सराहना, आपके शब्द हमारे लिए हमेशा ही प्रेरणा का काम करते हैं। तो दोस्तों, धन्यवाद आज का ये एपिसोड आखिर तक सुनने के लिए। आशा करते हैं आपको ये जरूर पसंद आया होगा, लेकिन अब समय हो चला है प्रोग्राम को खत्म करने का। तो दोस्तों, इजाजत चाहेंगे कम्युनिटी कलर्स की तरफ से, रेडियो उड़ान की तरफ से, ताकि हम अगली बार का शो आपके लिए फिर से लेकर आ सके। लेकिन जाने से पहले आप सभी से गुजारिश है, एक बार सुनते जाइए आज के शो की हेडलाइंस फिर से। स्पीकर ने मुख्य सचिव को दिव्यांग व्यक्तियों के लिए नौकरी की पहचान में तेजी लाने के दिए निर्देश। दबंग विकलांग आरोपी ने वकील पर किया जानलेवा हमला, कानपुर में वकील की हत्या। अपनी विधानसभा की कार्यवाही सांकेतिक भाषा में प्रसारित करने वाला पहला राज्य बना पंजाब। 26 लाख से भी ज्यादा दिव्यांगों को मनरेगा से मिलेगा रोजगार। सुनेंगे NFB की तरफ से आ रहा जॉब अलर्ट। सुनेंगे एक्सेसिबल टूरिज्म यानी कि सुलभ पर्यटन पर भारत की तैयारी के बारे में। दिल्ली में बढ़ाई गई है 3 तरह की पेंशन। अडानी समूह के दिव्यांग एम्प्लॉय ने की व्हील चेयर पर बंजी जंपिंग। भारतीय दिव्यांग क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान आशीष श्रीवास्तव